students, this is Tarun Verma here. Today we are going to discuss about class 10th IT chapter 1 का सेशन नंबर 3 कम्युनिकेशन बैरियर। इससे पहले हमने 2 सेशन कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट सेशन था कम्युनिकेशन चैनल एंड देन सेकंड वाज कम्युनिकेशन साइकिल। तो अब सेशन 3 की तरफ बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर की तरफ। इसे आगे समझते हैं। In the previous chapter, you have read about importance of communication in our daily lives and the different methods we use to communicate. पिछले चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस पढ़े थे, क्या क्या फ़ायदे होते हैं कम्युनिकेशन करने के, किन किन मेथड से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बैरियर्स विच हिंडर कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स पढ़ेंगे जो कि किसी भी कम्युनिकेशन को ख़राब करने के लिए उसके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर बैरियर्स का मतलब होता है एक तरीके से रुकावटें या एक तरीके से कमी होना, और हिंडर का मतलब होता है खराब स्थिति पैदा होना। अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंड द मैसेज दैट हैज़ बीन सेंड बाय द सेंडर। एक कम्युनिकेशन बैरियर जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है, जब कोई भी एक सेंडर किसी भी मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाता, तो वो जो बीच में जिस चीज़ का गैप हुआ है, जिस चीज़ से वो समझ नहीं पाया, उसको बैरियर बोलते हैं। कुछ भी कंडीशंस रही होंगी, हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई है, हो सकता है उसको दिखाई कम दिया है जो उसकी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश की है, हो सकता है कि उस जो सेंडर ने बताया है वो उसको पहले से पता ही ना हो कुछ भी, और जिस समय बताया जा रहा हो वो उसके माइंड से ऊपर जा रहा हो। तो बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम इन्हीं बैरियर्स की बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के बीच में कौन कौन से बैरियर्स क्रिएट होते हैं। इफ़ अ मैसेज इज नॉट अंडरस्टूड क्लियरली इट मे लीड टू कम्युनिकेशन गैप कॉजिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कम्युनिकेशन वाला जो मैसेज है, जो मैसेज सेंडर सेंड कर रहा है रिसीवर को, अगर वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन गैप माना जाता है। और यही चीज़ होती है कि या तो उसे कन्फ्यूजन होता है या उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसकी समझ नहीं आ पाता। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट द कम्युनिकेटर सीक फीडबैक टू चेक दैट द मैसेज वॉज क्लियरली अंडरस्टूड। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कम्युनिकेटर को क्या चाहिए कि वो फीडबैक प्रॉपर ले, ताकि लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँचे। दीज बैरियर्स में इंटरनल बैरियर ये इंटरनल बैरियर भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल बैरियर भी हो सकते हैं। इंटरनल बैरियर जो स्पीकर है उसके खुद के, क्योंकि हो सकता है कि भाई उसको बताना नहीं आ रहा हो, उसको समझाना नहीं आ रहा हो। और एक्सटर्नल बैरियर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग उसको सुन रहे हैं, हो सकता है उनको किसी और तरीके से समझ में आए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है लैंग्वेज की, प्रॉब्लम हो सकती है साइन की, प्रॉब्लम हो सकती है और सेंडर को देखने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नाउ कम टू द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। देयर आर मैनी बैरियर्स दैट हिंडर आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। क्या हमारी वो एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जो बैरियर्स हैं वो हमारी कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। भाई मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि मैं इस बात को समझा सकता हूँ, लेकिन किस तरीके से मैं इस बात को समझा सकता हूँ उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं बैरियर्स। We will now learn about each type of barrier and the various factors causing them. उनको क्रिएट करने वाले, बैरियर्स को क्रिएट करने वाले जो फैक्टर्स हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। बैरियर्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। एक बैरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज का बैरियर, कि कभी कभी मैसेज ही ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जाता ताकि लोगों की समझ में ना आए। These barriers occur due to problem in the composition or formation of the message itself. कभी कभी ये कब क्रिएट होता है, जब सेंडर ने, जो स्पीकर है, उसने जो बताना वो चाह रहा है उसको ही प्रिपेयर ठीक से नहीं किया। सपोज दैट आपको एक प्रेजेंटेशन मिले और आप उसे ठीक तरीके से ना तो लिख पाओ और ना उसे बोल पाओ, तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये सेंडर की प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है। और कंपोजिशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको वर्ड ठीक से बोलने नहीं आ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आ रहा है, तो वो भी एक बैरियर आपका बन सकता है। मल्टीपल फैक्टर कॉज दीज बैरियर्स लाइक लेंथी मैसेज। हो सकता है मैसेज बहुत बड़ा हो, भाई बात हो छोटी सी लेकिन आप उसे बहुत बड़े तरीके से बता रहे हो। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, इंटोनेशन इश्यूज हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, बोलने वाली बात को आप थंब दिखा रहे हो या जहां आपको थंब दिखाना है वहां बोल रहे हो, तो वहां भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वॉचिंग अ हॉलीवुड मूवी, द एक्टर स्पीक इंग्लिश इन एन अमेरिकन एसेंट एंड समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। तो कभी कभी क्या होता है, हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, प्रॉपर इंग्लिश में होती हैं, तो हमारी समझ नहीं आ पाता, माइंड से ऊपर जाता है क्या बोल रहे हैं।
तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर बन जाता है ये समझने के लिए। दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड। तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं, बोलने के तरीके में या समझाने के तरीके में। दूसरा, लेंथी और कंप्लीटेड मैसेज। अगर मैसेज बहुत बड़ा है और वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं हम उसको, तो भी ये बैरियर है। समटाइम्स द वोकेबलरी यूज्ड इन द कन्वर्सेशन इज टू डिफिकल्ट। जो हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हैं, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि वो प्रॉपर या फॉर्मल ना हो, उनको समझने में बहुत डिफिकल्टी हो रही हो या डिफ़िकल्टी हो रही हो। Completed to understand or sentence may be too long for one to perceive its meaning। उसके मीनिंग को समझने में, भाई ऐसा उन्होंने एक सेंटेंस बोला, उसमें 4 वर्ड उन्होंने ऐसे बोले जो समझ नहीं आया, तो मैसेज भी कुछ समझ नहीं आएगा वो क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या बोला, तो सेकंड पर्सन भी बोलता है भाई मेरी भी समझ नहीं आया, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। लिंग्विस्टिक इशू। लिंग्विस्टिक इशू क्या है? द इंटरफेरेंस विच ऑकर ड्यू टू असेंट, स्पीच डिसऑर्डर or symbolic having multiple and often completely different meaning can affect the communication process। कभी कभी एक ही सेंटेंस को के लिए हम अलग तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरीके से मुझे उस बात को समझाना है, मेरे बोलने का तरीका ही डिफरेंट हो गया। अभी जैसे सपोज दैट मैं आपको जो समझा रहा हूँ, हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, जहाँ मुझे रुकना चाहिए मैं वहाँ रुक रहा हूँ, जहाँ मुझे एग्जाम्पल देना चाहिए मैं वहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इनकेस अगर ऐसा हो जाए कि मैं आपको जिस सेंटेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मैं रुक जाऊँ 2 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट बाद बोलने लगूँ, फिर 3 मिनट के लिए रुक जाऊँ, फिर 4 मिनट बाद एक अलग भी बिल्कुल अलग एग्जाम्पल दूँ, तो आपकी समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। तो ये भी एक लिंग्विस्टिक इशू हो सकता है कि अपनी बात को ठीक तरीके से डिसऑर्डर करके समझाया जाए, तो ये बैरियर बन सकता है। कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। एडिशनली द लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज। प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, आप अच्छी भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अफेक्ट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज एज वेल। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझाना, मैसेज को एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना। ये भी सपोज दैट कि मैं जिस चीज़ को समझा रहा हूँ आप उसे अच्छे से समझ रहे हो, अपने माइंड से उस चीज़ को समझते जा रहे हो, तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज होता है। दीज इशूज आर वेल नोन एज द सेमनेटिक इशूज। इन इशूज को कहते हैं सेमनेटिक। क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सेमनेटिक इशूज, तो आपको क्या लिखना है, लिंग्विस्टिक इशूज के बारे में ही लिखना है सेमनेटिक इशूज में। इनकंसिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गलत भाषा का प्रयोग करना, गलत आवाज़ का प्रयोग करना भी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग करना भी कभी कभी बैरियर बन सकता है। यू हैव रीड अर्लियर दैट कम्युनिकेशन बोथ वर्बल और नॉन वर्बल, दोनों के बारे में पढ़ा है। वर्बल क्या होते हैं, नॉन वर्बल क्या होते हैं। इफ़ द बॉडी लैंग्वेज और टोन यूज्ड व्हाइल कम्युनिकेशन इज नॉट करेक्ट, मतलब बॉडी लैंग्वेज ठीक तरीके से नहीं खड़े, तो ऑडियंस का फोकस किस पर जाएगा, स्पीकर की बॉडी पर, है ना, कि वो हिल रहा है, पैर चला रहा है, हाथ चला रहा है, तो वो भी ठीक तरीके से होना चाहिए। जहाँ गेस्चर देने चाहिए वहाँ गेस्चर देने चाहिए। और टोन यूज्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग इज नॉट करेक्ट, भाषा भी ठीक तरीके से नहीं बोली गई है। इट विल क्रिएट अ बैरियर इन वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। आवर टोन, पिच, पेस, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एटसेट्रा एनहेंस कम्युनिकेशन इफ़ अप्लाइड वेल। तो ये सारी चीज़ें हमें सही तरीके से जिसका जहाँ यूज़ है वहाँ करनी चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होंगे। दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉट कम्युनिकेशन, बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, इफ़ नॉट मैच्ड विद द मैसेज। अभी मैंने ये बताया था ना, जिसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करिए। खड़े होने की प्रॉपर ज़रूरत है, खड़े होइए। चलने की ज़रूरत है किसी मैसेज में, किसी बात को समझाने में, तो चलिए। हाथ हिलाने की ज़रूरत है तो हाथ हिलाइए। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ प्रॉपर करिए। आपके गेस्चर्स आपके मैसेज से मैच होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए वो, अलग, ऐसा नहीं कि मतलब फ़नी लगे। अ सिंपल मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन कैन बी कम्युनिकेट हॉनेस्टली और स्क्रैटिकली डिपेंडिंग ऑन द फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस। कॉन्ग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो स्माइल करके दिया जाता है, ठीक है। हाथों से वो कभी कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं दिया जाता है। या फिर एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज एक थंब से भी दिया जाता है, बट वो रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको क्या समझता है। नाउ कम टू द इंटरनल बैरियर्स। दीज बैरियर्स अकर ड्यू टू द सम इनहेरेंट कैरेक्टर्स और द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द कम्युनिकेटर्स। जो कम्युनिकेटर्स होते हैं उनके माइंड में ही होता है, दोनों तरफ से हो सकता है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल बैरियर्स इंक्लूड इंटेंस इमोशंस, पुअर
लिसनिंग स्किल्स किसी को बहुत धीरे धीरे, इंग्लिश किसी की अच्छी नहीं है, ना वो बोल पाता है ना वो समझ पाता है, तो और लेकिन सामने वाला जो स्पीकर है वो जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल रहा है, तो उसके लिए एक बैरियर हो गया, इंटरनल बैरियर, उसका खुद का अपना खुद का बैरियर। प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज का मतलब है जजमेंट नहीं कर पाना, वो बोल क्या रहे हैं उसको नहीं समझ पाना, ये सही है गलत है। डिफरेंट व्यू पॉइंट, डिफरेंट मतलब सामने वाले ने कुछ बोला लेकिन हमें लगता है कुछ और, तो हम उसकी बात से सेटिस्फाइड नहीं होते। नाउ कम टू द फैटिग्ड, डिसइंटरेस्टेड और एक्साइटमेंट। फैटिग्ड, डिसइंटरेस्टेड और एक्साइटमेंट, तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। समटाइम्स द रिसीवर में नॉट बी टू एक्साइटेड। सपोज दैट आपकी क्लास में कोई नया टीचर आया और आप एक्साइटेड नहीं हो पढ़ने के लिए, तो उसका भी मन नहीं लगेगा आपको पढ़ाने में, तो ये भी टू और कभी कभी होता है द रिसीवर में बी टू एक्साइटेड, कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है, एक्साइटेड हैं, टायर्ड हैं, थके हुए हैं, और टॉपिक ऑफ कन्वेंशन मे नॉट बी इंटरेस्टेड फॉर द रिसीवर। तो हो सकता है अभी जो लोग हैं सुनने वाले, उनका मन ही नहीं है आज ये टॉपिक सुनने का, तो वो उसमें बैरियर बन सकता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं सुनेंगे। दिस में रिजल्ट इन अ लैक ऑफ अटेंशन टू वॉट द सेंडर इज स्टार्टिंग। और हो सकता है भाई जो सेंडर है, जो स्पीकर है, उसने जो भी अपनी बात शुरू की है, हो सकता है उसने फुल ऑफ अटेंशन से नहीं की हो, फुल ऑफ एंथुसियाज्म से नहीं की हो। पुअर लिसनिंग स्किल मैंने आपको बता दिया है, बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है, स्पीकर भी हो सकता है, भाई वो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहा है, अपनी बात को ठीक से नहीं समझा पा रहा है। इमोशन बैरियर, इमोशन बैरियर, सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशन अप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो ठीक तरीके से एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, है ना। कोई सपोज करिए थंब दिखाने का है तो वहाँ आप स्माइल कर रहे हो, स्माइल कर रहे का है तो आप रूडी फेस बना रहे हो, है ना, और आपकी टोन भी चेंज हो जाती है, तो वो इमोशनल बैरियर्स हो जाते हैं। ठीक तरीके से जिस जगह पर जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो यूज़ करिए। अ वरिड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। एक जो वरिड पर्सन होगा, एक चिंतित व्यक्ति होगा, वो पहले से ही उसके माइंड में बहुत सारी चिंता है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो टेंशन में है, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। एंड एन एग्री रेसिपेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। और सपोज करो किसी के माइंड में कुछ और चल रहा है, कोई लड़कर बैठा है, ठीक है, तो वो उसकी बात को ठीक तरीके से नहीं सुन पाएगा, तो वो भी बैरियर हो सकता है। तो ये सारे कम्युनिकेशन के बैरियर हैं। इसमें टाइम भी खराब होता है सेंडर और रिसीवर का, दोनों का। और इसमें क्या होना चाहिए, राइट फ्रेम होना चाहिए ऑफ माइंड साइकोलॉजिकली, मतलब आप अपने माइंड से प्रिपेयर होनी चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए बैठे हो, जो चीज़ समझने के लिए बैठे हो, उस पर ही सारा फोकस हो, अदरवाइज इमोशनल बैरियर हो सकता है। डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट, डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। द रिसीवर मे नॉट लुक एट थिंग्स, जो रिसीवर है वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख रहा है। द सेम वे एज द पर्सन हु इज़ कम्युनिकेटिंग। सपोज करिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही तरीके से बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँ, सारे फिगर्स बनाऊँ, ठीक है, सारे डायग्राम बनाऊँ, लेकिन आप उनको समझ ही नहीं रहे हो ठीक तरीके से, तो वो भी एक बैरियर हो सकता है। देखने का नज़रिया जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी अगर वो सही नहीं है तो वो भी आपके लिए क्या हो सकता है, व्यू पॉइंट बैरियर हो सकता है। दिस कॉज कम्युनिकेशन गैप बिकॉज देयर इज ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। और बाद में क्या होगा कि ये डिसएग्रीमेंट का पॉइंट बन जाएगा कि मैंने आपको बताया और आप कह रहे हो कि सर क्या मुझे समझ ही नहीं आया, तो वो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। प्रीजज और बायस, प्रिजुडाइज और बायस का मतलब क्या है, बायस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन मे लीड टू अ फॉल्स अजम्पशंस और कॉज मिस कम्युनिकेशन। ये किसकी वजह से होता है, जब आप कुछ और सोचते हो और दूसरा वाला पर्सन कुछ और सोचता है और आप सहमति नहीं देते हो कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, आपको लगता है तो आप ठीक है आप करो ये चीज़, तो वहाँ ये चीज़ क्या है, वो प्रिजुडाइज और बायस है। इसमें आप फिगर देखो गौर से, यहाँ आपको एक थंब नज़र आ रहा होगा ओके का, और यहाँ डिसएग्री का थंब आपको नज़र आ रहा होगा डिसलाइक का। तो इसके माइंड में क्या है कि ये अपनी बात को ठीक तरीके से कह रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसकी बात को ठीक तरीके से समझ ही नहीं रहा है ना, और वो अपने जो उसके पास ऑलरेडी माइंड है, जो नॉलेज है ऑलरेडी, उसके हिसाब से उसकी बात को डिसएग्री कर रहा है। ना कम द कल्चरल डिफरेंस, ये भी बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है। भाई सपोज करो केरला के लोग यहाँ आ जाएं और आपसे कन्नड़ में बोलने लगें, ठीक है, मलेशिया से लोग आ जाएं और वो मतलब मलेशिया की लैंग्वेज बोलने लगे, तो कल्चर, और सपोज दैट के कोई और कंट्री से या हो सकता है कोई और कल्चर से लोग आ जाएं, तो आप उनके कल्चर को ना समझ पाओ। बहुत सारे कल्चर में बहुत कम बोलते हैं तो वो गेस्चर्स का यूज़ करते हैं,
कुछ आदिवासी भी होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, वो कुछ अलग तरीके की बात करते हैं, तो उनका कल्चर डिफरेंट होता है, तो वो आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, तो वो भी बैरियर हो सकता है। सोशल इंटरेक्शन वेरीज द डिफरेंट कल्चर, what may seems like an appropriate gesture in one culture might be inappropriate in another। मैंने अभी क्या बताया था, गेस्चर से बात करते हैं वो, ठीक है, हाव भाव से बात करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बनाकर बात करते हैं, थम्स हाथों से बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनकी वो चीज़ समझ ही नहीं पाओगे तो बैरियर हो जाएगा। इंटरनल बैरियर, सॉरी एक्सटर्नल बैरियर पर आते हैं। एक्सटर्नल बैरियर्स ऑकर ड्यू टू फैक्टर्स we have no control over and our outside our body and mind। क्या चीज़ है, दोबारा इसको पढ़िए अच्छे से। एक्सटर्नल बैरियर्स occur ड्यू टू फैक्टर्स, किस चीज़ से होते हैं एक्सटर्नल बैरियर, नो कंट्रोल ओवर एंड आर आउटसाइड अवर बॉडी एंड माइंड। जब हम अपने माइंड पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, हम बता कोई कुछ रहा है, हम सोच कुछ और रहे हैं। किस चीज़ से होता है, सामने वाला पर्सन तो किसी और के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारे माइंड में कल रात वाली मूवी की बात चल रही है, एक्समैन की बात चल रही है, फास्ट एंड फ्यूरियस की बात चल रही है, और भी डॉन 3 की बात चल रही है। तो हमारे माइंड में अगर इन चीज़ों की बात चलती रहेंगी, कार्टून की बात चल रही है, ठीक है, आज कहाँ किस रेस्टोरेंट में जाएंगे उसकी बात चल रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से बैरियर हो सकता है, एक्सटर्नल बैरियर। फैक्टर लाइक नॉइस, बाहर का शोर, टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, फैकल्टी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल बैरियर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एक्सटर्नल हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इट इज़ अ जर्नल एक्सपीरियंस दैट वाइल यू आर टॉकिंग ऑन ए सेल फोन एंड ए सिग्नल इज वीक। तो इसका बड़ा एग्जांपल क्या है कि सपोज करो आप फ़ोन पर बात कर रहे हो और सिग्नल चला जाए, तो आप हेलो हेलो करते रह जाते हो, तो वो बैरियर क्या बन गया, वीक सिग्नल एक बैरियर बन गया और एक्सटर्नल बैरियर है। It becomes difficult for you to hear what your friend is trying to convey। What these types of barrier are called the external barrier, जो बाहर से क्रिएट होते हैं। Noise and other distractions, noise and other distraction का शोर और distractions, मतलब डिस्ट्रक्शन का मतलब एक तरीके से परेशानी उठाना, ठीक है। बीच में सपोज करिए कि आपकी क्लास चल रही है और बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, दूसरी क्लास वाले बच्चे शोर कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब होते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। दिस प्रिवेंट द मैसेज फ्रॉम बीइंग हर्ड करेक्टली। ये बैरियर तब होता है जब आप ठीक तरीके से नहीं सुन पाते हैं। वन में मिस एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंड ड्यू टू द दिस बैरियर। और हो सकता है भाई सामने वाला कुछ समझाना चाह रहा हो और आपकी समझ में ना आए और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। कहते हैं ना, आपने बोला कुछ और मैंने सुना कुछ, किसी है, ठीक है, वो शोर कर रहे थे तो आपने बोला कुछ, मैं सुन नहीं पाया ठीक से, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। सो नाउ दीज टाइप्स ऑफ द बैरियर्स आर नॉइज एंड अदर डिस्ट्रप्शन बैरियर। नाउ कम टू द फिजिकल बैरियर्स बिटवीन कम्युनिकेटर्स। फिजिकल बैरियर क्या चीज़ होते हैं? टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम विद इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज ए फिजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, माइक प्रॉब्लम, स्पीकर प्रॉब्लम, डिस्प्ले प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए फिजिकल बैरियर बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, वीक सिग्नल और ए फैकल्टी हैंडसेट में प्रिवेंट प्रॉपर कॉन्टैक्ट एंड कॉज डिस्ट्रक्टिफिकेशन एंड इरिटेशन एमंग द पीपल कम्युनिकेटिंग। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या क्या चीज़ होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, इरिटेशन होती है, पीपल एक दूसरे से बात करते हैं, शोर होता है, क्योंकि जब एक सेंडर या एक कम्युनिकेटर प्रॉपर तरीके से अपनी बात नहीं समझा पा रहा है, क्यों? क्योंकि माइक की प्रॉब्लम है। अगर आप देखो ना, कभी कोई पर्सन है वो माइक से बोल रहा है और एक साथ माइक की आवाज़ चली जाए, तो फिर किसकी आवाज़ आती है? ऑडियंस की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, वो उनकी वॉइस ज़्यादा होने लगती है। एडिशनली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। और हो सकता है कि भाई जो सेंडर है, जो स्पीकर है, वो बहुत दूर खड़ा हुआ है और आप बहुत दूर बैठे हो, आप उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हो। और डिफरेंट टाइम जोन्स, हो सकता है टाइम की प्रॉब्लम हो, भाई आप लेट आए हो, वो पहले आ गया, उसने स्पीच पहले स्टार्ट कर दी, आप बहुत सारी 5 या 10 मिनट की स्पीड छूट चुकी है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या चीज़ हो सकती है? हियरिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ा मेन बैरियर होता है कम्युनिकेशन में। और एक बोलना, अगर आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हो तो वो भी एक बैरियर है, फिजिकल डिसेबिलिटी है।
और आप अगर ठीक से नहीं सुन पाते हो तो वो भी एक काफ़ी बड़ा फिजिकल डिसेबिलिटीज बन जाता है। फिजिकल बैरियर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यू कैन नॉट सी द नॉन वर्बल gesture, posture and journal body language when you are making phone calls or sending text messages। फ़ोन पर केवल आप वॉइस की मदद से ही सारी चीज़ें समझ सकते हो। कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझो, क्योंकि आपको उसके एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। आप उसकी वॉइस से ही अंदाज़ा लगाओगे वो सॉफ्टली बात कर रहा है या वो हार्डली बात कर रहा है या वो रफ बात कर रहा है या उसका मूड ठीक नहीं है, कैसे पता चलेगा? आप अंदाज़ा लगाओगे, केवल आप गैस करोगे कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। तो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उसमें गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों को आप नहीं देख सकते। हैंस दे आर लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो ये बहुत कम इफेक्ट देता है, किससे कम? जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं उससे कम इफेक्ट देता है। दिस बैरियर कीप द मैसेज फ्रॉम गेटिंग थ्रू। ये मैसेज केवल हैंड टू हैंड के लिए ही होते हैं। वी नीड टू फाइंड वेज टू ओवरकम दीज बैरियर्स। हमें इन बैरियर्स को खत्म करने के लिए वेज फाइंड करने चाहिए। लेट अस अबाउट द मेजर दैट कैन बी टेकन टू ओवरकम दीज बैरियर्स इन द नेक्स्ट टॉपिक। मेजर टू ओवरकम द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स बिकम अ रूट कॉज फॉर मैनी प्रॉब्लम्स। एक जो बैरियर है वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सपोज करो आपसे कोई बात कही, आपकी समझ नहीं आई, तो वो काम आपने किया ही नहीं। अब वो काम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो गया। हो सकता है भी, सपोज करो आपका टीचर ने बोला भी 7 o'clock कल स्टार्ट होगी और हम टेस्ट के जो आपके एग्जाम्स हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको बताएंगे, और आपने सुना 7 से आपने कुछ और सुन लिया, ठीक है। आपने 8 o'clock समझ लिया या 9 o'clock समझ लिया, आप भूल गए। तो वो क्या हो सकता है भाई, जो भी गाइडलाइंस थी जो बताई थी वो तो बता दी, क्योंकि आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपके एग्जाम में हो सकता है कम मार्क्स आए, या हो सकता है आपने जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो ही ना कर पाए और इसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाएं, है ना। हो सकता है अभी टाइम को लेकर के कुछ बात बताई हो एग्जाम में, हो सकता है एग्जाम को करने का कुछ पैटर्न बताया हो। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने छोड़ दी हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दे कैन हैम्पर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये बिल्कुल ख़राब कर सकती हैं, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं। दिस माइट लीड टू पुअर रिलेशनशिप, लॉस ऑफ ट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑल्सो, एंड अदर सच अनडिज़ायरेबल आउटकम्स। अनडिज़ायरेबल आउटकम जैसे मतलब हमें चाहिए थे वैसे आउटकम ना मिले, उसको अनडिज़ायरेबल बोलते हैं। डिज़ायरेबल बोलते हैं जैसे चाहते हैं वैसे मिले, अनडिज़ायरेबल बोलते हैं जो ना चाहते हो वो भी मिले। इट इज़ असेंशियल टू ओवरकम दीज बैरियर्स टू एंश्योर स्मूथ एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसके ओवरकम क्या क्या है, मतलब इनको ख़त्म कैसे कैसे कर सकते हैं और स्मूथ और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए। पहला, ओवरकमिंग बैरियर रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज। तो पहले सबसे पहले हम फॉर्मेशन मैसेज पढ़ा था, तो यहाँ पर ओवरकम भी फॉर्मेशन ऑफ मैसेज से ही है। टू ओवरकम द बैरियर फॉर्मेट ड्यू टू द प्रॉब्लम विद द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, वन शुड एंश्योर प्रॉपर एनकोडिंग ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड बिफोर इट इज सेंट। सम ऑफ दीज इंक्लूड कीप इट सिंपल। तो इसमें ये था ऊपर वाले सेंटेंस में। अभी देखो मैंने एक थोड़ा सा सेंटेंस रीड किया, आपकी समझ नहीं आया और आपने बोला ये तो समझाया नहीं है। तो इस तरीके का भी जहाँ रुकना चाहिए, जहाँ एग्जाम्पल देना चाहिए, जहाँ बताना चाहिए, वहाँ मैंने नहीं बताया, वहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया और मैं आगे बढ़ गया। तो ये भी एक बैरियर हो सकता है आपकी समझ ना आए, ठीक है। तो मैंने ये समझाने के लिए कंटिन्यूस किया था इसको। तो इन बैरियर्स के लिए, प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज। कि आपका जो मैसेज है प्योर फॉर्मेशन में होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेशन में सही तरीके से होना चाहिए, उसमें सारे वर्ड्स आपने ठीक तरीके से यूज़ किए हों। वन शुड एंश्योर प्रॉपर एनकोडिंग ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड बिफोर इट सेंड। सेंड करने से पहले, बताने से पहले आपको उसे एक दो बार देख लेना चाहिए कि आपने ठीक तरीके से उसको लिखा है या नहीं लिखा है। सम ऑफ दीज इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या होना चाहिए। कीप इट सिंपल, ये हमने पहले भी दोनों में पढ़ा है कि अपनी भाषा को, अपनी राइटिंग को, अपनी टोन को सिंपल रखना चाहिए, वोकैबुलरी सिंपल रखनी चाहिए, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। मैसेज शुड बी सिंपल एंड अप्रोप्रिएट टू सर्व द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर एंड द प्रिसाइज टू एंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और उसे इस तरीके से बनाना चाहिए जो समझने में बहुत आसानी हो। वन मस्ट अवॉइड यूजिंग कंप्लीटेड टर्मिनोलॉजी ड्यूरिंग ए डिस्कशन। और अगर सपोज दैट किसी, आपको उसको तब ख़त्म करना चाहिए जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, आपका डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, तो आप उसको कंटिन्यूसली रख सकते हो। अगर इन केस
आपके बताने के तरीके किसी को समझ नहीं आ रहे तो वो उस चीज़ को वहीं समझना बंद कर देगा। यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज, सही तरीके की लैंग्वेज आप यूज़ करें। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो वो भी आप सही तरीके से बोलें। कुछ लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं लेकिन वो गलत प्रोनाउंसिएशन और गलत ग्रामर यूज़ करते हैं, तो उससे भी बैरियर क्रिएट हो सकता है। बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज द सेंटर कैन एंश्योर दैट द रिसीवर करेक्टली इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड। जो रिसीवर है वो समझ सके कि जो सेंडर मुझे बताना चाह रहा है, जो सामने वाला पर्सन मुझे बताना चाह रहा है, वो कितना मेरी समझ में आ रहा है। तो ये भी एक मैसेज ऑफ कन्वे होना चाहिए। वी कुड यूज़ इंटरप्रेट एंड ट्रांसलेटर। कभी कभी हमें लगता है कि भाई सपोज करो कि मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है दूसरे लोगों को, तो मैं इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर रख सकता हूँ। वो क्या करते हैं, मैंने सपोज मैं कन्नड़ भाषा बोलता हूँ या मलयालम बोलता हूँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक इंटरप्रेट और ट्रांसलेटर रखूँगा जो मलयालम को सुनकर उसको हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। और डिजिटल लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन इट कम टू कम्युनिकेशन इज अननोन और लेजर नोन लैंग्वेज। और कभी कभी ऐसा होता है भाई लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को डिकोड करने वाला कोई पर्सन नहीं है, तो हम डिजिटल ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि जब कोई भी दो प्रेसिडेंट होते हैं या दो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं, विजिट पर जाते हैं, तो वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, है ना। तो उस कंडीशन में वो कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे अपनी बात समझाते हैं, तो वो डिजिटल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ द पर्सन। अगर पर्सन अवेलेबल नहीं हो पाता उस भाषा का, तो वो डिजिटल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। और ये छोटे से माइक होते हैं, छोटे से स्पीकर होते हैं जो उस भाषा को सुनते जाते हैं और हिंदी में उसको या इंग्लिश में या जिस भी भाषा में आप उसे ट्रांसलेट करना चाहो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यूजिंग अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, सही तरीके से बॉडी लैंग्वेज यूज़ करिए। यहाँ पर देखो 4 बॉडी लैंग्वेजेस यूज़ दिए हुए हैं। पहला बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ख़राब है। अगर आप कम्युनिकेट करते समय ऐसे बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 बॉडी लैंग्वेज हैं। फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज ये है कि अगर आप ऐसी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो आपको फ़नी लगेगा और हो सकता है मे बी आप बोलो कि आज तबीयत ठीक नहीं है शायद सर की, या किसी भी जो सेंडर है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, तो ये चीज़ ये क्या करता है, ये एक तरीके से सैड फीलिंग कराता है कि भाई वो कन्फ्यूज़न है उसको। दूसरा वाला भी कन्फ्यूजन क्रिएट कराता है और थर्ड वाला जैसे भूल गया है, लास्ट वन फोर्थ वाला जैसे वो भूल गया है, ठीक है। तो ये बैरियर बन सकते हैं। द सेंडर शुड करेक्ट गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ए बॉडी पोस्चर while talking. The receiver should use non-verbal sign with include smiling, making eye contact, nodding at appropriate times, and avoiding distractions. The non-verbal cause convey the message that you are interested in what the speaker has to say and that your attention is fully invested. मतलब जब आप अप्रोप्रिएट साइन यूज़ करेंगे, गेस्चर्स यूज़ करेंगे, स्माइल यूज़ करेंगे, तो सामने वाला जो पर्सन है जो आपको सुन रहा है वो आप पर फोकस बनाए रखेगा और वो फुली अटेंशन होगा, इन्वेस्टेड होगा आपकी तरफ, कि वो आपकी बात को ध्यान से सुने, आपकी बात को समझे, फिर वो अप्लाई करे। नाउ कम टू द ओवरकम इंटरनल बैरियर्स। जो इंटरनल बैरियर्स होते हैं वो ओवरकम क्या है, देखो यहाँ पर एक फिगर भी दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ फिगर क्या दी हुई है, उसको थोड़ी सी जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक टीचर हैं और जो कुछ समझा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई, इंटरनल बैरियर क्या हो सकते हैं भाई। सपोज करो ये बच्चा कुछ आपको दिख रहा है ना, ये कुछ हाथ करके कुछ बताना चाह रहा है, ये मैडम सुनना भी चाह रही हैं, लेकिन हो सकता है बाहर से इतना शोर आ रहा है कि जो बोल रहा है वो मैडम तक पहुँच ही नहीं पा रहा है ना। जो मैडम सुनना चाह रही हैं वो सुन ही नहीं पा रही हैं और वो समझ ही नहीं पा रही हैं। बाकी और बच्चे भी क्या कर रहे हैं, बाहर के साउंड को सुन करके थोड़ा सा शोर मचाने लगते हैं, तो ये बैरियर्स हो सकते हैं। इंटरनल बैरियर्स आर कॉल्ड ड्यू टू द वंस स्टेट ऑफ माइंड एंड सम बुल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो बैरियर्स होते हैं, आउटकम बैरियर्स होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को इम्बोल्ड करते हैं, आपके कैरेक्टर को इम्बोल्ड करते हैं। हैंस वन हैज़ टू मेक ए कॉन्शियस एफर्ट टू ओवरकम दैम। बी सेंसिटिव, क्या क्या होना चाहिए, बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक।
सेंसिटिव, हर बात को समझने के लिए तैयार, सेंसिटिव रहना चाहिए और एम्पैथेटिक रहना चाहिए और होशियार भी रहना चाहिए। द सेंडर मस्ट मेक श्योर दैट द रिसीवर इज इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। मैं तो आपकी बात को समझा रहा हूँ, अपनी बात को समझा रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे क्या पता कि आप समझने के लिए तैयार हो या नहीं हो, सही जगह पर बैठकर समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, आपको ये मेरी वीडियोस पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड हैविंग द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। और ये क्या चीज़ें करते हैं, एंड बी कॉन्फिडेंट, हमें भी पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि जो अटेंशन है वो इंटरेस्टेड है या नहीं है सुनने के लिए। डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स, ये रिसीवर के लिए है कि आपको सुनने की जो स्किल्स हैं उनको अच्छा करना चाहिए। आपको इंग्लिश की न्यूज़ सुननी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, बोलने से भी सुनने की क्षमताएं बढ़ती हैं। गिविंग प्रॉपर अटेंशन विदाउट इंटरप्टिंग द सेंडर्स and without making any distraction are essential listening skill that lead to effective communication। अगर आप सही तरीके से सुनेंगे, विदाउट शोर सुनेंगे, विदाउट डिस्टर्बेशन सुनेंगे, तो आपकी चीज़ें सही समझ में आएंगी। और दूसरी, अगर आप सही तरीके से सुन सकते हो, सही तरीके से समझ सकते हो सुनकर, तो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आएंगी। एक्टिव लिसनिंग, इसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग, जब हम बहुत अच्छे तरीके से हर बात को गौर से समझते हैं और गौर से सुनते हैं। इज अ स्किल दैट कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड विद प्रैक्टिस। किससे डेवलप होती है? प्रैक्टिस से, बोलने से, सुनने से, बात बताने से, शेयर करने से, वीडियोस देखने से, वीडियोस बनाने, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू ही होती है। दिस स्किल कैन बी डिफिकल्ट टू मास्टर एंड कमांड। हो सकता है कि इनमें आपको अच्छी तरीके से स्किल बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। मास्टर कहते हैं अच्छा परफेक्शन में होना, बहुत अच्छे तरीके से आना। एंड देयरफॉर टेक टाइम एंड पेशेंस, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लें और पेशेंस भी रखना पड़ता है, आपको थोड़ा सा धीरज भी रखना पड़ता है, सब्र जिसे बोलते हैं। इट मीन्स फुली कंसंट्रेशन ऑन व्हाट इज बीइंग सेड रेदर देन जस्ट हियरिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर। केवल सुनना ही नहीं होता, किसी भी चीज़ को केवल सुनना ही नहीं होता, सुनकर उसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप चीज़ों को तब अच्छे से समझ सकते हैं जब आप उसमें एक्टिव लिसनर हो। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग विद ऑल द सेंस। कैसे? डेवलप ट्रस्ट, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। आप अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो आपके अंदर ट्रस्ट क्या होगा, ये सर सही समझाते हैं। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो तो क्या कहोगे, ये सर बिल्कुल अच्छा नहीं समझाते हैं। तो म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रिस्क्रिप्शंस एरर्स। जो प्रिस्क्रिप्शंस एरर्स होती हैं, सुनने समझने वाली जो एरर्स होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। कीप योर इमोशन इन चेक, हर चीज़ को देखते रहिए, समझते रहिए। बीइंग अ बैलेंस फ्रेम टू माइंड वाइल कम्युनिकेशन, जब भी कम्युनिकेशन करें तो अपने गेस्चर्स को, अपनी स्माइल को में क्लास में कोई टीचर, मैथ के टीचर आपको बहुत सीरियस थ्योरम पढ़ा रहे हैं, आप हंस रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, तो क्या चीज़ होगा, बैरियर बन जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। इफ ए रिसीवर रेस्पॉन्ड विद क्रिटिसिज्म, द सेंडर शुड नॉट ओवर रिएक्ट और बिकम डिफेंसिव, बट इंस्टेड कंसिडर द फीडबैक एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल। तो मैंने वही बताया कि जैसे सपोज करो कोई हंस रहा है, तो जो सेंडर है उसको भी लगेगा अब इसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको छोड़ो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। डू नॉट एज्यूम, कभी भी अंदाज़ा मत लगाओ, तुक्का मत लगाओ। डू नॉट एज्यूम का मतलब है तुक्का मत लगाओ। एज्यूमशन शुड नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट ए पर्सन हु इज़ कम्युनिकेटिंग। कभी भी जब दो लोग बातचीत कर रहे हो तो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए तुक्का नहीं लगाना चाहिए, एज्यूम नहीं करना चाहिए, अनुमानित नहीं होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू बी ओपन माइंड वाइल कम्युनिकेटिंग। आपको खुले दिमाग से बात करनी चाहिए। जो चीज़ आपको पता है उसे खुलकर बताओ, जो नहीं पता है उसके लिए भी बताओ कि मुझे नहीं पता है। एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न, है ना, हमेशा सीखने के लिए आप तैयार रहें। नाउ कम टू द बी अनबेस्ड एंड फेयर। बी अनबेस्ड एंड फेयर मतलब डू नॉट होल्ड प्रीजुडाइज और बी जजमेंटल अबाउट पीपल व्हेन कम्युनिकेटिंग। कभी भी उस बात को गलत मत ठहराओ। जब सपोज दैट सामने वाला पर्सन कोई कुछ कह रहा है तो आप डायरेक्टली उसको ये मत बोलो कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। अगर आपको पता है अच्छे तरीके से कि हाँ वो डेफिनेटली गलत बोल रहा है, इफ़ यूर अगर आप कॉन्फिडेंस है आपके पास उस चीज़ के लिए बोलने के लिए, कॉन्फिडेंशियल है आपके पास, सबूत हैं, तो आप बोल सकते हो। अदरवाइज अज्यूम मत करो, तुक्का लगाकर उसको ये मत बोलो कि तुम गलत बोल रहे हो। रेस्पेक्ट अदर कल्चर, हमेशा सपोज दैट
बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लास में एक बार एक केरला से टीचर आए। आप जानते हो कि उनके जो फेसेस होते हैं वो थोड़े से ब्लैक होते हैं वो, और उनकी जो बोलने की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी अजीब होती है हमसे, और थोड़ा जल्दी भी बोलते हैं और प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं और थोड़ा सा फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, एक्यूरेट इंग्लिश बोलते हैं। तो वो एक क्लास में आए मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए और इंग्लिश भी पढ़ाने के लिए, वो दोनों सब्जेक्ट लेते थे। तो वो जल्दी जल्दी बोलते थे और उनका बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वहाँ र्यूड नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है बोलने का तरीका। तो उनके जब वो क्लास में एंटर हुए, पहली चीज़ तो जो केरल वाले जो लोग होते हैं, केरला के जो लोग होते हैं, वो नॉर्मल क्लॉथ्स पहनते हैं, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शर्ट विद बेल्ट। ठीक है, तो पहली सबसे चीज़ तो 15 मिनट्स तक तो वो एक क्लास, सीनियर क्लास, उन टीचर्स के लिए लाउड रही, शोर किया और उनके जो कपड़े हैं उन पर हंसे। उसके बाद जैसे उन्होंने कुछ बोला कि कीप साइलेंस या पे अटेंशन ऑन योर वर्क, इस तरह से उन्होंने कुछ बोला, उसके बाद भी उनकी लैंग्वेज का इशू बनाया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उन्होंने अपना पढ़ाना शुरू किया, उनकी नॉलेज सभी बच्चों तक पहुंची। देन थर्ड डे से उनको 2 डेज तो लगे थोड़ा सा उनको समझने में, बट फ्रॉम द थर्ड डे दे वॉज द फेवरेट टीचर फॉर द होल क्लास। तो वो पूरी उस क्लास के लिए, जिस क्लास ने शुरू के 2 दिन तक उनका मजाक बनाया था, तीसरे दिन से वो उनके फेवरेट टीचर हो गए। बिकॉज नाउ दे आर रियलाइज कि यहाँ कलर, क्लॉथ, लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड, वहाँ बैरियर नहीं है वो चीज़ें, बिकॉज हम उन चीज़ को बैरियर बना रहे थे। 2 दिन हमने उन चीज़ों को बैरियर बनाया, खुद बनाया हमने बैरियर, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं थी। अब थर्ड डे से जब उनको पता लगने लगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका सब कुछ समझ आ रहा है, उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत आसानी से समझ में आते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, दे आर द फेवरेट टीचर, ही इज़ अ फेवरेट टीचर फॉर द होल क्लास। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि रेस्पेक्ट अदर कल्चर्स। अजम्पशन मत करिए। ऊपर वाला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, डू नॉट अज्यूम, यहाँ था ना, डू नॉट एज्यूम, किसी भी चीज़ को तो अनुमान मत करिए कि ऐसा हो सकता है। नहीं, जब तक आप किसी भी चीज़ के आपके पास कॉन्फिडेंशियल ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है आपके पास किसी भी चीज़ का, तब तक आप ये नहीं कह सकते वो गलत है। सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग शुड बी डेवलप्ड टूवर्ड अदर कल्चर, स्पेशली वाइल कम्युनिकेटिंग इन अ डिफरेंट कल्चर एनवायरनमेंट। तो यहाँ मैंने जो एक लाइन है, मैंने इसी का आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ किसी भी जो कल्चर है उसको, उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करिए। आप यहाँ लिखा हुआ डेवलप टूवर्ड अदर कल्चर, स्पेशली अपने माइंड को और अपने बिहेवियर को थोड़ा सा डेवलप करेंगे हम। किस लिए? ताकि हम दूसरे कल्चर को सीख सकें, ना कि हम उसका मजाक उड़ा सकें, क्योंकि हर कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, बहुत अहम होता है। नाउ कम टू द ओवरकमिंग एक्सटर्नल बैरियर्स। ओवरकमिंग एक्सटर्नल बैरियर्स मतलब जो बैरियर्स बाहर से होते हैं, किस तरीके से। यहाँ पर कुछ साइन का भी यूज़ किया गया है, देखिए इस तरीके से। ये किसके लिए साइन है, मैं आपको यहाँ साइन दिखाता हूँ। यहाँ 3 साइन है। ये किसके द्वारा साइन है? सहमति के लिए, कि हम आपके साथ हैं, वी आर विद यू। ये किसके साथ है? ये है सहमति के लिए, वी आर एग्री। ये वोट के लिए भी होता है। ये किसके लिए है? वी आर विद यू, हम सब एक साथ हैं। एंड ये साइन किसके लिए होता है? पॉइंट के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए, पॉइंट के लिए, किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन को पॉइंट करना, अपनी बात समझाना, अपनी बात कहना, आर्ग्यूमेंट करना, उन चीज़ों के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो साइन का अपना अपना खुद का एक अलग मतलब होता है। Overcome external barriers require a change in the environment we are communicating in, which include the use of appropriate equipment or faculties. फैकल्टीज कौन होते हैं? जो आपको समझाते हैं, जो किसी भी चीज़ की नॉलेज देते हैं। टीचर्स को फैकल्टीज भी बोलते हैं। यूज प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, ठीक तरीके से। देखिए हमारे अभी क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल क्या हो पाता हम बच्चों के लिए और एक टीचर्स के लिए? भाई क्लासरूम, फेस टू फेस लर्निंग, फेस टू फेस टीचिंग, इट वाज द प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। बट अभी हम द सेकेंड प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल इज यूट्यूब, है ना। तो हम यूट्यूब से वीडियो बना रहे हैं, आप उसे देख रहे हो, लाइफ टाइम तक आप इसे देख सकते हो। तो ये भी प्रॉपर कम्युनिकेशन मेथड हो गया।
Using proper infrastructure and equipment prevent noise and other distractions. For example, ensure that you have a good pen while writing a message और अ टेलीफोन लाइन दैट यू आर यूजिंग इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो सपोज करिए आपके पास राइटिंग करने के लिए पेन भी अच्छा होना चाहिए। अगर पेन की इंक खराब हो गई, पेन की निब खराब हो गई, तो वो एक बैरियर बन जाएगा। फाइंड अल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू ओवरकम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको कम्युनिकेशन मीन्स निकालने चाहिए। किस किस तरीके से? फिजिकल डिसेबिलिटी शुड बी टेकन इनटू एन कंसिडरेशन एंड हैंडेड सेंसिटिविटी। जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, नहीं सुन पाना, ठीक से नहीं चल पाना, ठीक से नहीं बैठ पाना, ये भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी है। इसको कम करने के लिए हमें हैंड सेंसिटिविटी का यूज़ करना चाहिए अपने, मतलब या हम ऐसे एक मीडियम देखें जिससे हम ठीक से बैठ सकें, एक ऐसा मीडियम चूज़ करें जिससे हम ठीक से सुन सकें। अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच ए साइन लैंग्वेज का हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बीच में रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। हियरिंग एट सपोज दैट मुझे पता है कि भाई मेरी जो मोस्टली जो ऑडियंस है वो स्पेशल बच्चे हैं, कुछ जो ठीक तरीके से सुन नहीं सकते हैं, ठीक तरीके से बोल नहीं सकते हैं, तो उसमें सबसे बेटर कम्युनिकेशन क्या रहेगा? राइटिंग कम्युनिकेशन और साइन लैंग्वेज। यूज़ इमोजीज वाइल टेक्सटिंग। इसका तो सबसे ज़्यादा यूज़ आपको पता है, कुछ बताना ही नहीं है मुझे। सबसे ज़्यादा यूज़ है इन चीज़ों का स्माइल, दैट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। नाउ कम टू द इन द फेवर, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द लव, इट इज़ फॉर द फेवर। दिस वन इज़ फॉर द फेवर, इट इज़ फॉर द सैड, और इस तरीके से डायरेक्टली सडन फीलिंग। ठीक है, तो आपको अभी डायरेक्टली पता चला है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, ये नोटी के लिए, तो ये सब इमोजीज आप यूज़ कर सकते हो बिना कुछ कहे। सीकिंग फीडबैक, इसके बाद फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई आपको फीडबैक भी लेना है। लेकिन चलिए इस चैप्टर को हम कल पढ़ाएंगे, आगे से कंटिन्यूसली कल करेंगे, लेकिन अभी तक इमोजीज पर। थैंक यू। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बोला था, जितने भी मैंने नोट्स सेंड किए आपको सेशन 1 और 2 के, दोनों ही मैंने नोट्स सेंड कर दिए हैं PDF में, वहीं आपके फाइनल नोट्स हैं। चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उन पर मत जाइए, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट नोट्स बनाकर भेजे हैं आपको, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में आपके चैप्टर से नोट्स आते हैं, चैप्टर की एक्सरसाइज वाले नोट्स ज़रूरी नहीं है आए। तो मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट नोट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नोट्स हो सकते हैं, वो बनाकर भेजे हैं, और हमेशा आपको आगे भी पूरी ईयर आपको ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। तो जो भी बच्चे जिनके पास नोटबुक्स हैं और जो नोट्स उतार रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, वो एक बार मुझे कंफर्मेशन दें। सपोज दैट सेशन 1 के जो नोट्स हैं वो आपके 3 पेज में ख़त्म हो चुके हैं, तो आप 3rd पेज का मुझे क्लिक करके फ़ोटो खींच करके भेजें मेरे पर्सनल नंबर पर। और ये जो सेशन 3 है, इसके नोट्स मैं आपको तब भेजूंगा जब आप मुझे 1 और 2 के नोट्स सेंड करेंगे। मुझे सारे बच्चों से नोट्स चाहिए, मैं पर्सनली उनके पास कॉल भी करूँगा, या आप मैं आपको डे बता दूंगा, मे बी एट नेक्स्ट सैटरडे और नेक्स्ट फ्राइडे आई विल कॉल टू यू पर्सनली टू 1 by 1 स्टूडेंट्स, टू द ईच स्टूडेंट टू टेक द कंफर्मेशन ऑफ होमवर्क। सो आप इस चीज़ को सीरियसली लें कि होमवर्क आपको करना ही करना है, नोट करना है, ढील नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए बोर्ड है और पूरे बोर्ड में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बिल्कुल ढील नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये यहाँ तक हो चुका है हमारा। नोट्स बनाइए, मुझे कंफर्मेशन दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फ्रीली करिए, मैं आपका आंसर दूंगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा उसका। लेकिन हाँ, होमवर्क वाला काम आप जितनी जल्दी हो सकता है मुझे सेंड करिए। आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, मुझे पर्सनली भी सेंड करेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा, बिकॉज अगर ग्रुप में करेंगे तो वहाँ बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा, तो वो भी एक बैरियर बन जाएगा फिर बाकी बच्चों को देखने के लिए, है ना। ओके, थैंक यू।